हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। और मेरा मानना है कि जिन लोगों ने भी मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखी है उनको मैथ्स में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं इससे पहले वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन दे चुकी थी, जिसमें मैंने बोला था आपको खुद से सॉल्व करना है। तो मैं मानती हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, या जिन लोगों से नहीं हो पाए वो एक बार इसको देख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 1/x का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रतिलोम दो प्रकार का होता है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम जो भी होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 योज्य प्रतिलोम, दूसरा होता है गुणन प्रतिलोम। तो आप जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम में हमें कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा दिया हुआ है उसके आगे हमें सिर्फ माइनस या प्लस जो भी है, अगर प्लस दिया हुआ तो हम माइनस कर देंगे, अगर हम माइनस दिया हुआ है तो हम वहाँ पर प्लस कर देंगे। और गुणन प्रतिलोम में हम उसका उलट देंगे या उसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, या जिन लोगों ने नहीं किए वो यहाँ पर एक बार फिर से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जैसे दिया हुआ है कि 1/x का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो सिर्फ हमें यहाँ पर माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता माइनस दिया होता तो आपको यहाँ पर प्लस करना होता। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर प्लस है, तो हम इसका माइनस कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं भी लगाते हैं तो भी अच्छा है। ब्रैकेट लगा देते हैं तो मैथमेटिकल रूप से और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है a+b का गुणन प्रतिलोम बताना है हमको। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो गुणन प्रतिलोम होता है उसमें हमें अंश को हर कर देना है और हर को अंश कर देना है। तो अब आप बोलेंगे कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था a+b का गुणन प्रतिलोम बताना है, इसमें तो इसका हर नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता चुकी थी अगर किसी भी संख्या का हर नहीं दिया होता तो वहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। जैसे मैंने नीचे माना हुआ है, हमने यहाँ पर डिवाइडिंग लाइन खींची है और इसको हमने 1 माना हुआ है। तो अब आप इसको सीधे से सॉल्व कर सकते हैं कि अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया और यही हमारा गुणन प्रतिलोम हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या नॉर्मली अगर हम कह सकते हैं तो अगर मैथ्स में बच्चों को डर लगता है तो वो इसीलिए डर लगता है कि वो बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा टफ लगता है मैथ्स। लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं और हमारे पास सब सारे फॉर्मूले हमको याद हैं तो हमें मैथ्स अच्छा लगने लगता है, या कि मैथ्स से हमें डर नहीं लगता, मैथ्स हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 एक फार्मूला बन रहा है, जिस फार्मूले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बी। इसको हम देखते हैं। अब हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं आपको बता चुकी हूँ ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, और इन दोनों फार्मूलाज को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें अपने एग्जाम कॉपी में भी ये फार्मूला लिखना है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं तो हमें फार्मूला भी याद हो जाता है और एग्जाम को भी लगता है कि हाँ हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, तो हमें उस क्वेश्चन में उस फार्मूले को भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप फार्मूले याद कर चुके होंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूले में ही इसको पुट करना है अपना, और फिर अपना आंसर लेकर आना है कि आंसर क्या आने वाला है हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो a है इसको मैंने x माना हुआ है, और ये जो b है यहाँ पर हम y मान सकते हैं। अब हम रख देंगे a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का हम प्लस लिखेंगे और a b हमारा यहाँ दिया हुआ है, a हमारा x है और b हमारा y है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं, और प्लस का हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं और बी स्क्वायर लिखना है, यानी कि हम बी को वाई मान चुके हैं और बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा। और हम डिवाइडिंग लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है कि ए हमारा एक्स हो जाएगा और बी हमारा यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो होता है यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ए माइनस बी जो होता है वो एक्स माइनस वाई हो जाएगा।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा अंश हो चुका और ये हमारा हर हो चुका। तो अब आप देखिए कि अंश में और हर में ऐसी क्या चीज़ है जो सेम है। जो चीज़ सेम होती है उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर भी x माइनस वाई दिया हुआ है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हम कट कर देंगे। और ये भी कट का साइन भी आपको लगाना है अपनी कॉपी में कि आपने क्या कट किया है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये तो हमारा कट चुका। तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, और ना ही इन दोनों का हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक चर संख्या है और चर संख्या भी अलग अलग संख्या दी है। अगर यहाँ पर x होता, सपोजिंग दैट हम मान सकते हैं अगर यहाँ पर y की जगह x होता तो x प्लस x होता तो हम इसको लिख सकते थे 2x। तो यहाँ पर ये y है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ था, आप जैसे पहले लिख चुके होंगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन रही है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण में आपको सॉल्व करना बता चुकी हूँ कि इसको हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने होंगे। तो हमें सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखनी होती है गुणनखंड करने में। लास्ट वाली डिजिट हमारी दी हुई है 4, और हम यहाँ पर साइन देखते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि दो ऐसी डिजिट क्या होंगी कि गुणा करने पर भी 4 बने और हमारे यहाँ पर प्लस करने पर भी वो 4 बने। तो आपको नॉर्मली ये खुद से माइंड में करना होगा, आपको खुद ही कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी होगी कि ऐसी दो डिजिट क्या होंगी कि गुणा करें कि 2 बन जाए और जोड़ें तो भी 2 बन जाए। तो आप जान सकते हैं कि ये 2 और 2 ही होता है। अगर हम 2 की गुणा आपस में करेंगे तो 4 बन जाएगा, और अगर हम 2 को आपस में जोड़ेंगे तो भी 4 ही बनेगा। तो ये आपका प्लस लिखा हुआ है। तो ठीक है, आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इक्वल लगाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 + 2, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर हम प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, हम इस प्लस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लस लिखेंगे। कभी आप सोचिए कि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता है तो वो माइनस हम यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हम इसी प्लस को यहाँ पर भी लिखेंगे और इसी प्लस के हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो अब हमने लिखा है कि 2 + 2, हमने ब्रैकेट लगाया और हमने इसको x बना दिया। अब हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे और 4 का 4 लिख देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो यहाँ पर x है इसकी मल्टीपल अंदर भी होनी है और इसकी मल्टीपल यहाँ भी होनी है। तो हम जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस के अंदर गुणा करेंगे, प्लस 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 ही होता है। और यहाँ पर जब हम x की गुणा 2 से करेंगे तो 2x बन जाएगा, और प्लस का हम प्लस लिखेंगे और 4 का हम 4 ही लिख देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम आप देखेंगे इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 2 दिया हुआ है ये 4 बन जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 4 कर देंगे, 4x कर देंगे तो आपका तो ये क्वेश्चन ही बनकर आ जाएगा। तो आपने सॉल्व थोड़ी किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया इसको, ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन के आ गया है। लेकिन हमें तो इसको फैक्टर निकालने हैं ना, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने लाइन अपने पास से आपको समझाने के लिए खींची है। आप खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत करना, आप लाइन कभी खींचते रहो, ऐसा नहीं करना है आपको ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए उस टाइम। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर x हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा अंदर बचता है, यहाँ पर एक x बचता है और प्लस का प्लस लिखेंगे, और हमने x बाहर लिख दिया है तो यहाँ पर हमारा 2 बचता है। अब हम प्लस के नीचे प्लस लगाएंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हम फैक्टर करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर टर्म बनती है वही हमारी टर्म यहाँ पर बनती है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं कि जो यहाँ पर है x + 2 उसको भी हम x + 2 करके लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं खुद ही कि आपको यहाँ पर x बचेगा, और जब हम इसमें यहाँ पर 4 था, यानी कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना, यानी कि भाग देना मतलब डिवाइड करना। हम 2 की 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। और जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 बन जाएगा। तो इस तरह से या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा 2 बचता है। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर एक टर्म है सेम वही यहाँ पर टर्म बनने वाली है, जिसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये जो
टर्म है हम इसको एक बार लिख चुके हैं यहाँ पर। जैसे आप देखते हैं कि x+2 हम लिख चुके हैं, हम लिख देते हैं और फिर हम लिखेंगे एक x ये वाला बच रहा है और 1+2 ये बच रहा है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर बन जाता है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा x+2 इंटू x+2, ये आपका आंसर बन गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल के नीचे आप इक्वल लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे x+2। इसका जो ये 2 बार लिखा हुआ है, जैसे आपको पहले बता चुकी थी कि 3 का स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 3, या यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी घात 2 लगा सकते हैं। तो आपका ये भी आंसर सही होगा, ये भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। आपका ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि a/2b का व्युत्क्रम बताना है। तो आप जानते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उलट देना या पलट देना। यहाँ पर नहीं पूछा है कि योज्य व्युत्क्रम बताना है या हमको गुणन व्युत्क्रम बताना है, इसमें सिर्फ नॉर्मली व्युत्क्रम ही पूछा है। तो व्युत्क्रम का मीनिंग आप जान चुके हैं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसको अंश का हर और हर को अंश करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख चुके हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपका आंसर माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। तो आप देख सकते हैं कि ये तो खुद ही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फॉर्मूला लगाना है हमने, तो हम फिर भी यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अगर हम लिख देते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूला पुट किया या हम किसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि चूँकि a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर जो हमने ये लिखा है सेम इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस का b²। अब हम इसको लिख चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे लिखा है हमने, ये जो नीचे हर में जो लिखा हुआ है इसको भी हम सेम ऐसा ही लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही हम इसको ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये कोई द्विघात समीकरण भी नहीं बन रही है, ना ही हम इसमें से कोई कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हम इसको जो चीज़ हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको हम सेम ऐसा ही लिख सकते हैं। हो सकता है वो ऊपर वाली से कट जाए, और नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये कट भी रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि देखिए जो ऊपर वाली दिया हुआ है a² प्लस ab प्लस b², तो नीचे भी सेम यही लिखा हुआ है a² प्लस ab प्लस b²। तो ऊपर वाले से सेम ये और ये कट चुका, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपस में कट चुकी है। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं क्या बचता है, हमारे पास a माइनस बी बचता है। a माइनस बी को हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हमारा यही आंसर हो जाता है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि a³ माइनस 64 यानी कि 64। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो चर संख्या है और ये एक अचर संख्या है। तो अब आप सीधे अपने माइंड में गैस कीजिएगा कि जो a है वो a³ दिया हुआ है, तो 64 जो है वो किसकी घात 3 होने वाला है। अगर आपको घन याद है तो आप सीधे से लगा सकते हैं कि ये 4 का घन होने वाला है, क्योंकि 4 और 4 की जब हम घन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब हम 4 का घन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 की हम 3 बार गुणा करने वाले हैं। तो 4 चौका 16 होता है और 16 चौका 64 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 चौका 64 होता है, यानी कि 64 की जगह हम 4³ भी लिख सकते हैं। अगर आपको घन भी याद नहीं है तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 64 दिया हुआ है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 तिया 6 होता है और 2 दूनी 4 होता है। आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 होता है। और फिर आपको यहाँ पर करेंगे तो 2 अट्ठा 16 होता है और 2 चक्का 8 होता है और 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। अब हम देखेंगे हमें घन निकालना है, तो घन निकालने के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको जोड़े बना लेते हैं कि 2 ये बन जाएगा, 1 तो ये बन जाएगा और 1 तो ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कि 2 दूनी 4, 1 4 ये बन चुका और 2 दूनी 4, 1 4 ये बन चुका और 2 दूनी 4, 1 4 आपका ये बन चुका। तो आप देख सकते हैं आपके पास कितने 4 बन चुके हैं, आपके पास 3 4 बन चुके हैं और हमें 3 ही बनानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की घात भी 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा होने वाला है। एग्जाम में आपको शायद इतना टाइम नहीं मिले, आपके पास बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें भी आपको याद करना है। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होने वाला है। आप याद ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, आपके आगे भी आपके काम आने वाला है ये। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं
तो फॉर्मूला आप जानते हैं, चूंकि लगा के हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये 3 पॉइंट जो होते हैं इसको हम चूंकि बोलते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपका रफली काम था, ये इसको हम साइड कर देते हैं। ये आपका रफली काम था, रफ था ये, यानी कि आप अपने एग्जाम में भी लास्ट का जो पेज होता है उसको हम रफ मान सकते हैं और फिर आप उसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये रफ काम होता है। तो अब आप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लिख देंगे जो हमारा इसको हमने बनाया था कि फॉर्मूले के रूप में जो हमने इसको लिखा था कि ए की घात 3 माइनस 4 की घात 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ए है तो यहाँ पर भी ए है, जो हमारा ये बी है यहाँ पर हम 4 है। तो हम ए की जगह ए लिख देंगे और बी की जगह 4 लिख देंगे और सेम ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ए माइनस 4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी कि ए हमारा ए है और बी हमारा यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यानी कि ए गुणा 4 प्लस का बी जो है हमारा 4 है तो बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हमें करना है। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और ए माइनस 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ए गुणा 4 जो लिखा हुआ है इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप से सही देखें तो हम 4a इसको लिख सकते हैं। पहले हम डिजिट लिखेंगे यानी कि अचर संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम चर संख्या लिखेंगे और प्लस का हम प्लस लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जो 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 4 चौका 16 होता है। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा आंसर इसलिए आ चुका है क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो अब आपका हो चुका है जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद हम सबसे पहले गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, एक प्लस का और एक माइनस वाला। गुणनखंड के फैक्टर या गुणनखंड जो होता है या फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा 2 फैक्टर और करना मैं बताती हूँ कि उसको हम कैसे करते हैं। 2 मतलब कि 2 ट्रिक और हैं। अगर कि 2 क्वेश्चन, अगर हम ट्रिक नहीं है हम उसको बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हैं, उसके गुणनखंड हमें कैसे करने हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 क्वेश्चन कि गुणनखंड कीजिए। इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, नॉर्मली हमें क्या सीखना है, हम गुणनखंड करना या फैक्टर करना हम सीख रहे हैं। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 4। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो गुणनखंड होती है, गुणनखंड करना जो हम देखते हैं या द्विघात समीकरण जो होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो ऐसे होती है कि ए स्क्वायर, ये पेन नहीं चल रहा है, ये जो दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बी एक्स होता है और फिर यहाँ पर भी प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और सी होता है। तो ये आपकी जो होती है ये द्विघात समीकरण की एक फॉर्म होती है। ये जो होती है आपकी, ये द्विघात समीकरण की आपकी एक फॉर्म होती है। और मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, यहाँ पर जो पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए थे वो यहाँ पर ए की जगह कुछ नहीं दिया हुआ था, यानी कि ए की जगह पर 1 मान सकते थे हम। लेकिन अगर हमारे पास ए की जगह पर यहाँ पर कोई डिजिट दी होती है, जैसे यहाँ पर ए की जगह पर हमें 3 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ए की जगह 6 दिया हुआ है, तब हम गुणनखंड कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि जो लास्ट की डिजिट होती है उसका हम देखते हैं कि हम 2 डिजिट ऐसी क्या चूज़ करें कि गुणा करने पर 4 बन जाए और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो घटाने पर 11 बन जाए। तो ऐसा तो इसमें सॉल्व, ऐसा तो कोई डिजिट हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 3 है इसकी सबसे पहले हम गुणा इस 4 में करने वाले हैं। ये जो 3 है, ये जो ए दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जो ए दिया हुआ है ये आपको 3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा से डबल कर देती हूँ। जैसे ये 3 दिया हुआ है, अगर हम 3 की मल्टीपल 4 से करते हैं यानी कि 3 चौका 12 होता है। तो अब यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं खुद को ज्ञात करने के लिए कि ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो हम अब देखते हैं कि ऐसे हमारे पास 2 डिजिट क्या होने वाली है कि गुणा करने पर तो 12 बने और माइनस करने पर 11 बने। तो आप सोचेंगे कि 3 चौक 12 होता है और 3 चौक 12 होता है और 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। ये डिजिट भी ठीक है। और फिर अगर आपके माइंड में आएगा कि 12 ही कम 12 होता है और 12 में से 1 घटाएं तो भी 11 बन सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जो आपको पहले बताया था कि 4 या 12 होता है और हम 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 बनेगा, लेकिन हमें 1 नहीं लाना है, हमें यहाँ पर 11 लाना है, यानी कि 11 लाना है। तो हमारी जो डिजिट होगी वो 4 और 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बनेगा, लेकिन हमें लाना क्या है, हमें 11 लाना है। तो हम यहाँ पर 12 और 1 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 12 की गुणा 1 से करती हूँ तो बनने वाला है आपका 12, जो हमें लाना है। 3 चौका 12। अगर हम 12 में से 1 घटा देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, 1 लेस कर देते हैं, तो हमारा बचने वाला है 11, और जो हमको लाना है ये 11 लिखा हुआ है, यानी कि ये 11 हमें लाना है। तो हमारी 2 डिजिट क्या होने वाली है, एक तो 12 हो गई और एक 1 हो गई।
तो हमारी 2 डिजिट ये हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इक्वल लगाते हैं और 3x² का 3x² लिख देते हैं और माइनस का माइनस लिख देते हैं। और जैसे हम पहले कर चुके थे, हम सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 की जगह पर हम लिख देंगे 12 माइनस 11। और ये माइनस यहाँ से आया, ये वाला जो माइनस आया है वो यहाँ से आया। अब आप देख सकते हैं कि जो 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 11 बच रहा है। सीधा से वही सीधे सीधे वही आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैथ्स में हम अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है उसको तोड़ फोड़ के हमें लिखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, आप जैसे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 11 को अगर हम काट के या तोड़ फोड़ के जैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं कुछ भी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 में से 1 गया तो 11 बनने वाला है, 11 बन चुका है। और एक्स का हम एक्स ही लिख देते हैं और माइनस का माइनस लिखेंगे और 4 का हम 4 लिख देते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और 3x² के नीचे 3x² लिखेंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे। और ये जो x दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है बाहर ब्रैकेट के, इन दोनों के हम अंदर गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर x दिया हुआ है, x की गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो चुका है यहाँ पर। और जो x की 1 में गुणा करेंगे तो x ही बन जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1 हम लिख भी सकते हैं, 1 हम नहीं भी लिख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने वैसे कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। अब मैं उसको बार बार बताऊंगी तो आप टाइम वेस्ट होने वाला है। इस तरह से हमारा सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और वीडियो लंबी होती जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर हम x लिख चुके हैं और माइनस का माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हमारा ये बन चुका है, एक पार्ट हमारा ये बन चुका है। तो अब आप देखेंगे इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको x दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर 2 x है, यानी कि हम 1 x कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे हम 2 x कॉमन क्यों नहीं ले सकते? 2 x हम कॉमन इसलिए नहीं ले सकते, 2 x हम यहाँ से तो उठा लेंगे, लेकिन यहाँ इसके पास तो 1 ही x है, ये 1 x कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि इसके पास तो 1 x है, तो इसलिए हम 1 x इससे ले लेंगे, 1 x इससे ले लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। अब आप देखेंगे, ठीक है, हमने x कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से 3 निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? आप सोचेंगे कि 12 में से 3 गया तो आप यहाँ पर 9 बचने वाला है। ऐसा नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि भाग दे रहे हैं। कॉमन लेने का ये मतलब नहीं होता कि घटा रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग ले रहे हैं। आप बोलोगे कि आप पहले वीडियो में ये बता रही थी कि यहाँ पर इसमें से 3, यहाँ पर 3 निकाल दे तो यहाँ पर 1 बचा, और तो 12 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो 9 बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अब भी बता रही हूँ कि कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना या डिवाइड करना। तो यहाँ से अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ 1x। 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और माइनस का माइनस लिखेंगे। जब हम 3 की 12 से भाग देंगे, आप देख सकते हैं ये 12 है और यहाँ पर हम ऐसे भाग देंगे तो 3 चौका 12 आ जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ जो टर्म यहाँ पर आने वाली है वही टर्म यहाँ पर आने वाली है। तो आप इसको टर्म को सीधे से ऐसे भी लिख सकते हैं या कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं। अगर आपको कॉमन निकालने में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे से ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर बाद में कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप प्लस का प्लस लिखेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर x-4 दिया हुआ है, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जहाँ पर हमको कुछ भी कॉमन नहीं लगता है वहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। 1 लिखा हुआ है, आप जिसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा x-4। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें एक x-4 कॉमन ले लेना है। x-4 हम यहाँ पर ले लेते हैं और तो हमारा बचता है 3x + k1। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो था हमने माइनस वाला, इस तरह से हम प्लस वाला भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता या यहाँ पर भी प्लस होता, हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना होता। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस दिया होता तो हम मानते हैं कि 3 चौका 12 होता है। 12 ऐसे 2 डिजिट ढूंढेंगे जो गुणा करने पर 12 बने और जोड़ने पर 11 बने। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की डिजिट लिखी हुई होगी कि जो जोड़ने पर आपका 11 बन जाए। लेकिन ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि कैसे करना है। अगर प्लस होता तो हमें क्या करते। तो अब आप आगे क्वेश्चन देखिए। प्लस वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे बता दूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 6 की मल्टीपल 3 से करेंगे और 6 दिया जो होता है वो 18 होता है। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे कि हमें ऐसे डिजिट लेकर आनी है 2 की गुणा करने पर 18 बने और माइनस करने पर 7 बने। आप खुद से अपने माइंड में सोच सकते हैं कि ऐसी 2 डिजिट क्या होने वाली है। आप देख सकते हैं 2 9 18 होता है और 2 में से तो 9
जा नहीं सकता, लेकिन 9 में से 2 जा सकता है। अगर 9 में से 2 जाने वाला है तो हमारे पास 7 बचने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास दो डिजिट 9 और 2 होने वाली है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 9 की गुणा या 2 की गुणा 9 पे आपस में इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारे पास 18 बनने वाला है। और अगर हम ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, और अगर हम 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचने वाला है। तो जो हमें लेकर आना है, यानी कि जैसे 18 गुणा करने पर हमारे पास 18 बन रहा है और हमारे पास माइनस करने पर 7 बन रहा है, और ये 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम 2 डिजिट मान सकते हैं कि एक डिजिट हमारी 9 हो गई और एक डिजिट हमारी 2 हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वल लगाएंगे सबसे पहले और हम लिखेंगे 6x² माइनस 7 की जगह हम लिख देंगे 9 माइनस 2। 9 माइनस, ये जो माइनस आया है ये इसकी वजह से आया माइनस। और आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्लस भी लिख देते हैं, आप धोखे से प्लस लिख देते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर 9 2 क्या कितना होता है। अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो 9 2 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस ही आना चाहिए कि हम ऐसा क्या लिखे। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मैथ्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, जो होता है उसको तोड़ फोड़ के लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 माइनस 2, 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर x लिख देते हैं और माइनस का माइनस लिख देते हैं और 3 का 3 लिख देते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और 6x² के नीचे हम 6x² लिखेंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे, और माइनस की जब हम अंदर प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर x की गुणा हम 9 से करेंगे अंदर तो 9x हो जाएगा, और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर x की गुणा हम 2 से करेंगे तो 2x बन जाएगा, और माइनस का माइनस लगाएंगे और 3 का हम 3 लगा देंगे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हम 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं कर रही हूँ इसको। तो अब आप देखेंगे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 6x दिया हुआ है, यहाँ पर 9x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, इसके बाद हम देखेंगे कि 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 2 3 6 होता है, लेकिन 2 से ये नहीं कटने वाला, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है। अब हम 3 का पहाड़ा देखते हैं, 3 में 2 आता है, कट जाएगा, और 3 में 9 भी आता है, ये भी कट जाएगा। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब जोड़ना घटाना नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 3 दूनी 6। यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, ये 2 मिसप्रिंट हो चुका, मैं नहीं लिख पाई पहले, यहाँ पर 2 लिख देती हूँ मैं। तो 3x हम कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 3 दूनी 2 आ चुका, 6 होता है, 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों की हम गुणा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर गुणा करूँ 3x की, तो ये क्या बनने वाला है, 6x² बनेगा, नहीं बनेगा। और 6x² ये लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैथ्स में हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना ही माइनस करना है, उसको ही तोड़ फोड़ के लिखना होता है। अब देखिए आप, जो 6x² था मैं इसको तोड़ फोड़ के लिख चुकी हूँ, नहीं लिख चुकी हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3x है, इसकी अगर हम x में अंदर मल्टीपल करेंगे तो 3x² ये बन चुका ऊपर। अगर हम इसको देखेंगे 4 तिया 12 होता है, और 12 के साथ x भी है, 4 तिया 12 और x, तो यहाँ पर ये 12x लिखा हुआ है। तो इसको मैंने इतने को अगर आप देखें, इतने को इधर वाले को अगर आप देखें, इधर वाले को या इसको अगर आप देखें तो इतने को ये जो लिखा हुआ है ये, इसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैथ्स में हमें अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करना है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3x कॉमन लिया है, तो ये बचेगा हमारा 2x, माइनस का माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचने वाला है। आप बोलेंगे कि हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 9 में से 3 गया है तो 6 बचने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 9 में से 3 जाएगा तो 6 नहीं बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब जोड़ना या घटाना नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। अगर हम 9 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, और x जो है हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर x नहीं बचने वाला, क्योंकि x हमारा बाहर जा चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। तो इतनी टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 2x माइनस का 3, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता वहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 2x माइनस 3 लिखा हुआ है और ये भी 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। इस दोनों टर्म को हम एक बार लिख देंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा, ये यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ इस टर्म को, 2x माइनस का 3। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है
3x और प्लस का 1, जिसको मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। आप भी इस तरह लिख सकते हैं, लिखना ही है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। यहाँ पर इंटू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे हाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे, इसकी भी अंदर मल्टीपल कर देंगे। अगर हम इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा तो यही, फिर सेम यही निकल के आ जाएगा। हमें फैक्टर निकालने हैं ना, गुणनखंड करने हैं, और फैक्टर यही होता है। जो यहाँ पर ये 2 फैक्टर आएंगे इसके फैक्टर होते हैं। तो ठीक है, ये अब हमारा आंसर हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पहले से थोड़ी लंबी हो गई है, तो कोई नहीं, मैं मानती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा अच्छा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी बता सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो जैसा आप जानते हैं हम चैप्टर परिमेय व्यंजक का पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि फैक्टर करना क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, निम्नतम पदों में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें गुणनखंड भी होगा, परिमेय व्यंजक के साथ गुणनखंड भी होगा, प्लस माइनस भी होगा, योज्य और गुणन व्युत्क्रम भी होगा। हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय व्यंजकों की आपस में गुणा कैसे की जाती है, आपस में भाग कैसे की जाती है, कंजुगेट मल्टीपल कैसे होती है, वो हम सब देखने वाले हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और मेरा मानना है कि जो लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं या देख चुके हैं, उनको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम होता है, हमारे पास प्रेशर हो जाता है कि हाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें अच्छे से मार्क्स गेन करने हैं, लोग ट्यूशन लगा लेते हैं। मैंने भी ट्यूशन पढ़ा था, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आपको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैं आपको बता सकती हूँ जिन लोगों के पास बुक्स भी नहीं हैं, अगर वो मेरी वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, इनमें से अपने नोट्स बना रहे हैं, तो वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और चैप्टर बंद होने के बाद या चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ, जिनमें से आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। कुल मिला के ये है कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर आपके जब स्कूल खुलेंगे, जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। जब भी हमारे यहाँ की सिचुएशन ठीक होगी, हमारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जब आप स्कूल में जाएंगे, तो स्कूल में जब आपको टीचर्स आपके पढ़ाएंगे, क्लास में बैठ के जब आप पढ़ेंगे, तब आपको मैथ्स नॉर्मल चीज़ लगेगी, और वहाँ पर आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ तो यहाँ चुके हैं, एक तरह से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और फिर आपके स्कूल में प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसके बाद जब आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो आप मैथ्स में अच्छा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।